तो आपके लिए जो भी आरआरबी नर्सिंग का जो भी फॉर्म डाले हैं सबको स्वागत है और मैं कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ। देखिए मेरा कुछ अलग तरीका है। बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश में नहीं बताते हैं। ठीक है भाई, मैं इंग्लिश में नहीं बताता हूँ, कोई भी एक ही चीज़ में फॉलो अप करूँगा ना। तो जिनको समझ में आता है देखेंगे, नहीं समझ में आता नहीं देखेंगे। इंग्लिश हो हिंदी अगर समझते हैं तो इंग्लिश भी आराम से समझेंगे, इंग्लिश अगर समझते हैं तो हिंदी भी आराम से समझेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है या नहीं है। डजंट मैटर कि हिंदी में है या इंग्लिश में है। एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन का जवाब पूछा जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आराम से आप जवाब दे पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो। और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए डेली मैं जो है शाम 7 बजे वीडियो डालता हूं, आप जाकर ज़रूर जो है देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो हमसे जो है कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आपके लिए मैं जो क्यूज शुरू किया हूँ, आप जो है क्यूज दे सकते हैं डेली क्वेश्चन का। मैं लिंक जो है आपको पोस्ट करूँगा कम्युनिटी में, इसी चैनल के कम्युनिटी में आपको लिंक मिल जाएगा। जो आप पैसा देकर आप टेस्ट डेली देते हैं या देते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, फ्री में आपको लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, कोई फर्जी लिंक नहीं है, मैं फर्जी काम करता भी नहीं हूँ। एक क्यूज का लिंक है, ठीक है। आप बिना लॉगिन किए हुए आप क्यूज दीजिएगा, ठीक है ना। बिना लॉगिन के भी क्यूज दीजिएगा तो लॉगिन की क्या ज़रूरत है, लॉगिन नहीं कीजिएगा, सीधा लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ले जाएगा गूगल में। आप वहाँ पे क्यूज ओपन हो जाएगा, आप क्यूज दे सकते हैं और आपके सामने दिखेगा कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे जो है जवाब आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितना क्वेश्चन होगा आप टोटल क्वेश्चन आपको दिखेगा कि कितना क्वेश्चन है, कितना का आप जवाब दे दिए हैं। ठीक है, लास्ट में उसका एनालिसिस भी आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं शुरू। और अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो आपको चैनल के कम्युनिटी वाला पोस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा पोस्ट किया हुआ। ठीक है, चलिए करते हैं। वीडियो के सामने में है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होने वाला श्वसन होता है। देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि शरीर में जो चयापचय है, ब्लड में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होने वाला जो श्वसन होता है उसे हम लोग कुसुमल श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुसुमल श्वसन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि ग्लास्को कॉमा स्केल GCS शॉर्ट में कहते हैं कितने मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी इसमें जैसे अपगार जो होता है, अपगार में जैसे आप लोग जानते हैं कि अपगार में 5 जो है चीज़ें होता है, 5 कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। लेकिन ग्लास्को कॉमा में 3 चीज़ें मुख्यतः होता है। ठीक है ना, 3 चीज़ें होता है और उसी 3 चीज़ों के अंदर जो है अंक प्रदान किए जाते हैं। ग्लास्को कॉमा व्यक्ति के कॉन्शियस लेवल को चेक करता है। ठीक है ना, व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है कॉन्शियस है। ठीक है ना, इसको जो है असेसमेंट करता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इनमें से सबसे गंभीर चेस्ट पेन किसमें होता है, तो सबसे गंभीर चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, पेरिकार्डाइटिस और ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। तो देखिए इनमें सबसे ज़्यादा जो सीने में दर्द होता है वो मायोकार्डियल इन्फारक्शन, जिसे हम लोग MI बोलते हैं, जिसे एक्यूट हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हृदयघात। ठीक है, एंजाइना में तो होता है लेकिन कंटिन्यूअस दर्द होते रहता है चुभन के समान। आगे है हृदयघात MI। हृदयघात हार्ट अटैक अधिकतर कब होता है, तो अधिकतर कब होता है, सुबह के समय, दोपहर, शाम के समय, रात के समय। तो हार्ट अटैक ज़्यादातर जो है आपको सुबह के समय देखने को मिलता है। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदयघात का दर्द रोगी द्वारा बताया जाता है। ठीक है ना, हृदयघात जब होता है तो रोगी द्वारा क्या बताया जाता है, सीने में भारीपन ये भी बताया जाता है, सीने में जकड़न टाइप से ये भी बताया जाता है, हाथ में तेज दर्द होता है ये भी बताया जाता है। यानी उपरोक्त में से सभी दर्द के समय जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक में ये तीनों चीज़ें अनुभव होता है। बात समझ गए। आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फारक्शन का पता लगाने के लिए क्या कराते हैं। यानी हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, CT स्कैन, MRI, उसके बाद है SGPT या फिर ECG। SGPT लीवर का टेस्ट है, पता होना चाहिए। ECG जो होता है यह बेसिकली हार्ट के
इलेक्ट्री जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रो मूवमेंट, उसको जो है मापने के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो ईसीजी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हृदयघात वाले रोगी को कम से कम कितने आईवी कैनुला लगाने चाहिए, यानी हार्ट अटैक वाले मरीज को कम से कम कितने आईवी कैनुला हम लोग लगाते हैं, उसके द्वारा हम दवाई, उसके द्वारा आईवी फ्लूइड देते हैं। तो कम से कम 2 आईवी कैनुला हम लोग एक साथ लगाते हैं। बात समझ गए। आगे क्वेश्चन है, हृदयघात में प्रयोग होता है क्या। तो हृदयघात जैसे ही मरीज को होता है, सबसे पहले हिपेरिन की गोलियां दी जाती है। यह ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आसानी से और जल्दी से हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भाशय हटाने के बाद HRT में प्रयोग हार्मोन क्या होता है। गर्भाशय हटाने के बाद HRT में प्रयोग हार्मोन कौन सा होता है। तो ईस्ट्रोजन होता है। जब गर्भाशय हटाया जाता है तो थेरेपी में ईस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है। समझ गए, ईस्ट्रोजन हार्मोन। आगे है, हिपेरिन का उपयोग किया जाता है। तो हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट दवाई होता है। यह रक्त के थक्का को क्या करता है, तोड़ता है, ब्लड को पतला करता है। तो इसीलिए इसे एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, पेंटेप्राजोल देने का उपयुक्त समय क्या है। पेंटेप्राजोल देने का, चूँकि यह एक पेंटेप्राजोल एक गैस की दवा होती है, तो इसे सुबह खाली पेट देना एक अच्छा माना जाता है। समझ गए बात को, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, अल्बेंडाजोल की खुराक कितनी होती है। तो नॉर्मल अल्बेंडाजोल की खुराक 400 mg जो है मिलीग्राम होता है। ठीक है, और ये कीड़े मारने की दवाई होती है, जो पेट में एंटी हेल्थेमिक जो दवाई होती है, कीड़े को मारता है। समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है। तो देखिए, यूनिवर्सल एंटीडोट जो पूरे विश्व में विख्यात है, जो एंटीडोट का काम करता है, वो अपन चारकोल होता है। क्या होता है, चारकोल होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे ओमेप्राजोल एक दवा है। देखिए, ओमेप्राजोल एक दवा है, कैसी दवा है। तो ओमेप्राजोल PPI, ठीक है ना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, दर्द दूर करने की दवा इनमें से कौन सी है। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंटीप्रोटिक। ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक दर्द को दूर करने की एक दवा है, आप सबको पता है। ओके, बुखार कम करने वाली दवा कौन सी है, अभी बताए हैं। एनाल्जेसिक दर्द, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करता है, और एंटीसेप्टिक जो होता है, यह आपको कटने फटने पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, जो घाव या कटने फटने पर हम साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है, वृद्धावस्था में दी जाने वाली दर्दनाशक दवा है। वृद्धावस्था में दर्दनाशक दवा कौन सी है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, डाइक्लोफेनिक, मॉर्फिन। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों दवा काफ़ी ज़्यादा जो है कहा जाता है कि हार्ड होता है। एस्पिरिन जो है वृद्धावस्था में दर्द के लिए अच्छा माना जाता है। समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, पूरे शरीर में ऑक्सीजनेट ब्लड की सप्लाई कौन करता है। तो पूरे बॉडी में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजनेट ब्लड की सप्लाई कौन करता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हार्ट है। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। ये राइट साइड है और ये अपन लेफ्ट साइड है। ऊपर में एंट्रियल होता है, नीचे में वेंट्रिकल होता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से फिर इस चेम्बर में आता है, यहाँ से निकलता है यह फेफड़ा की तरफ। फेफड़ा की तरफ जो है जाता है और ऑक्सीजन लेकर अपने साथ जो है आता है इस वाले लेफ्ट वाले आर्टरियल में। अब यहाँ पे आने के बाद फिर इस चेम्बर को पार करके ब्लड यहाँ पे आता है और यहाँ से महाधमनी में निकल जाता है, जो संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजनेट ब्लड प्रदान करता है। तो यहाँ से निकला, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, और नीचे वाला वेंट्रिकल, तो ये आपका होता है बायां, लेफ्ट मतलब बायां, और वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सी बाल्ब होता है। यानी हमसे पूछ रहा है इस साइड वाला, राइट वाला, यानी इसका नाम पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में जो बाल्ब है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, ट्राइस्पिड बाल्ब। क्या नाम है,
ट्राइस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइस्पिड वाल्व याद रखिएगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेंट्रिकल से रक्त जाता है, यानी इस साइड नीचे वाला वेंट्रिकल जो होता है तो इस साइड से कहाँ जाता है, फेफड़े की तरफ जाता है, अभी मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, हार्ट का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर एसेनेड होता है, तो यही जो है अपना क्या हो गया, पेसमेकर हो गया, पेसमेकर का काम करता है। ओके, 22 है, हार्ट को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी होती है, तो हार्ट को रक्त आपूर्ति कौन सी धमनी करता है, यानी हार्ट को ब्लड कौन सा धमनी देता है, कोरोनरी आर्टरी, समझ गए, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, फेफड़े से हृदय में रक्त वाली वेसल्स कौन सी होती है, तो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा वेन है, हर एक सभी वेन में तो डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन पल्मनरी के कंडीशन में अगर पल्मनरी वेन है तो समझ जाइएगा कि फेफड़ा से यह ब्लड लेकर हृदय में आ रहा है और वो ऑक्सीजनेट ब्लड है, ठीक है। और पल्मनरी आर्टरी का बात होगा तो वह हृदय से अशुद्ध ब्लड लेकर ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा की तरफ जाता है, बात समझ गए ना। तो पल्मनरी वेन जो होता है यह फेफड़े से हृदय में रक्त लाने वाली वेसल्स है। ओके, आगे है 24 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ढोना, ठीक है, यह ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीरों तक परिवहन करता है, ढोता है। व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, पर्सनल हाइजीन से, तो देखिए पर्सनल हाइजीन से आप जो है संक्रमण का जोखिम आप घटता है, जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो आपको घटता है अगर आप अपने आप को स्वच्छ बनाकर रखते हैं, हाथ उथ कपड़ा उपड़ा देह हाथ के सफाई ये सब करके रखते हैं तो। ओके, बाल दुर्व्यवहार अधिनियम कब पारित हुआ, यानी जो चाइल्ड बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह एक्ट कब पारित हुआ, 1974 में, कब पारित हुआ, 1974 में। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे है 28 नंबर, PMSSY की कार्यान्वयन रणनीति क्या है, किस पर आधारित है, तो PMSSY की आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए, PMSSY का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जो काम है यह किस रणनीति पर आधारित है, सिस्टम सिद्धांत मॉडल पर, ठीक है, सिस्टम सिद्धांत मॉडल पर आधारित है। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस पर आधारित है, तो यह स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पर आधारित है, किस पर आधारित है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पर आधारित है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई, तो भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में की गई। ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं ईयर वाला, तो ये सब जरूर याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी एक्ट कब पारित हुआ, 1961 में, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध माना गया, ठीक है ना। 32 है, हमारे जीने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो उससे लाइफ स्टाइल कहते हैं, व्यक्ति जो जैसे जीता है उसी जीने की तरीके को लाइफ स्टाइल जीवन शैली बोलते हैं। ओके, आगे है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP की शुरुआत कब हुई, तो 1982 में हुई, आप लोग को पता है, ठीक है ना, 1982 में। आगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू की गई, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरुआत 1992 में की गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 35 है, स्वास्थ्य का जैव निर्धारक क्या होता है, यानी हेल्थ का बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट होता है, जैव निर्धारक कौन होता है, तो अनुवांशिक जीनेटिक्स जो होता है वह जैव निर्धारक होता है, बायोलॉजिकल, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 36 है, राजनीतिक व्यवस्था किस निर्धारक में है, तो स्वास्थ्य के सामाजिक व्यवस्था किस निर्धारक में, सॉरी राजनीतिक पॉलिटिकल व्यवस्था यह आपको किस प्रकार के कैटेगरी में है, तो यह सामाजिक, समाज में ही राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल चीज़ें तो सोशल में ही मौजूद है, समाज में ही, तो यह एक राजनीतिक व्यवस्था जो है सामाजिक निर्धारक तत्व है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, जो शारीरिक, जो शरीर से जो घटित होता है, जो शरीर से होता है
निर्धारित होता है वो जैविक में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। 37 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवधारणा दी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसने दी, कब दी? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा भोर समिति 1946 में, जिन्होंने अपना क्या किया, अपना रिपोर्ट सौंपा। इस रिपोर्ट में इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, याद रखिएगा। 38 है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आवश्यक घटक नहीं है, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का इनमें से 8 घटक में से कौन चारों में से एक घटक नहीं है? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य है, स्थानीय रोग पर नियंत्रण है, स्वास्थ्य शिक्षा ये भी है, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाएं ये नहीं है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक नहीं है। तो अगर आपको 8 याद होगा तभी तो आप अलग कर पाएंगे ना, समझ रहे बात को। आगे बढ़ता हूँ। 39 है, स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है, यानी एक जो है स्वास्थ्य जो हेल्थ नर्स होती है, नर्स की एक लक्षण इनमें से कौन नहीं है? तो नर्स का लक्षण क्या क्या होता है? समुदाय के समझ, बिल्कुल एक समुदाय के समझ नर्स के अंदर होनी चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी कल्चरल जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कल्चर अलग अलग होता है, उसके कल्चर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। नर्स को ये चीज़ पता होना चाहिए, तो ये भी सही है। व्यक्तिगत रोगी देखभाल पर ध्यान, क्या एक नर्स को व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली देखभाल करनी चाहिए? नहीं, एक नर्स के लिए सब रोगी है, सब इक्वल है, पर्सनल देखभाल नहीं करना चाहिए। मजबूत संचार कौशल, तो ये तो होगा ही लक्षण, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। स्वास्थ्य की अवधारणा, हेल्थ के क्या कॉन्सेप्ट है? तो बायोलॉजिकल, पारिस्थितिक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों जो है कॉन्सेप्ट होता है स्वास्थ्य की अवधारणा। यह तीनों है, अगर तीनों में से कोई भी गड़बड़ा जाएगा, जैविक, पर्यावरण और आपका मनोवैज्ञानिक, ये तीनों में से अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य की इसे अवधारणा कॉन्सेप्ट माना जाता है। बात समझ गए? इसलिए इनमें से सभी होगा। तो आज मैंने आप सभी के बीच में पूरे 40 क्वेश्चन कराया। अच्छे क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे। एग्ज़ाम में ही आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन बड़ी आसान आता है, मज़ा आता है आपको, लेकिन जब आपके सामने हार्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ भी आपको सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप कंटिन्यू अगर पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन वीडियो बढ़ते जाएगा आगे, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाता है, नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। तो उससे घबराना नहीं है, आपको कंटिन्यू करते जाना है। और अगर आपको क्यूज लगाना है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, क्यूज लगाना है तो इसी चैनल के आपको जाना है कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में आपको जो है क्यूज का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है जाकर अपना क्यूज दे सकते हैं। जितना क्वेश्चन होगा उतने में आप कितना, अगर 50% से कम सही करते हैं मतलब आपको जो है दिक्कत है, अभी पढ़ाई की ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।